दोस्तों नमस्कार। आगामी बिहार पीसीएस की क्विक रिवीजन सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा और आप हैं एग्जाम कॉन्कर्स चैनल पे। तो चलिए आज के प्रश्नों का रिवीजन शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी के लिए और इन तथ्यों की पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए प्रश्नों की श्रृंखला को शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। आप देखिए प्रश्न को फिर से देखिए, समाजवाद का समर्थक कौन था और 1933 में ब्रिटिश शासन देशी राज्यों, जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था। तो देखिए वह थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो है 1933 में इन्होंने ब्रिटिश शासन, देशी राज्यों और जमींदारवाद और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकने की इच्छा जाहिर कर रहे थे। नेहरू का जो समाजवाद था वो सोवियत संघ के समाजवाद से प्रभावित था और उन्होंने 1927 में सोवियत संघ की यात्रा भी की थी। ठीक है ना, 1927 में नेहरू ने सोवियत संघ की यात्रा भी की थी और वह जो है जमींदारवाद, पूंजीवाद के खिलाफ थे। ठीक है ना। अब चलिए आज का दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया? आपको बताना है कि 1921 में पहली बार किसने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया। तो वह थे मौलाना हसरत मोहानी। अब देखिए जो 1921 में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग है वो सबसे पहले मौलाना हसरत मोहानी ने उठाया था। 1921 में क्या हुआ था कि अहमदाबाद में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ और उसकी अध्यक्षता किसने किया? हकीम अजमल खान ने। तो 1921 के अहमदाबाद में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता हकीम अजमल खान ने किया और उसी में मौलाना हसरत मोहानी ने पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया। हालांकि गांधी जी इस बात से सहमत नहीं थे, इनके पक्ष में नहीं थे। ठीक है, तो आप इसे याद रखिएगा। दो चीजें, एक तो 1921 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ वो कहाँ हुआ? अहमदाबाद में हुआ। उसकी अध्यक्षता किसने किया? हकीम अजमल खान ने किया और उसी अधिवेशन में ही मौलाना हसरत मोहानी ने पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीबी वर्षों को आपको पहचानना है। ठीक है, तो भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के वर्ष को आपको करीब से पहचानना है। तो देखिए दोनों की स्थापना 1925 में हुई थी। देखिए सबसे पहले जो है जब 1925 में जो आरएसएस की स्थापना हुई थी, राष्ट्रीय स्वयं सेवक की स्थापना हुई थी, तो वह हुई थी नागपुर में। और जो नागपुर में आरएसएस की स्थापना हुई थी और कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई थी कानपुर में। आपको इन दोनों की जगहों का नाम भी याद रखना है, नागपुर और कानपुर। तो आरएसएस की स्थापना 1925 में नागपुर में और इसकी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 में कानपुर में हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कैथरीन मेयो, एल्डेक्स हक्सले, चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्बी के बीच आम रिश्ता क्या था? तो देखिए ये चारों राइटर थे और उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। ठीक है, इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियां लिखी। अब देखिए ये जो चारों राइटर थे इसमें देखिए कैथरीन मेयो, सबसे पहले देखिए कैथरीन मेयो ने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा मदर इंडिया। ये बहुत पूछा जाता है। कैथरीन मेयो की जो रचना है वो है मदर इंडिया और यह बहुत बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। अक्सर मिलान करने को आता है कि मदर इंडिया किसकी रचना है। तो कैथरीन मेयो की रचना है मदर इंडिया, इन्होंने लिखा है। उसके बाद आ जाते हैं विलियम डिग्बी ने क्या लिखा है? इन्होंने द अवेकनिंग ऑफ इंडिया लिखा है। इसमें भी भारत के बारे में इन्होंने लिखा है। विलियम डिग्बी ने द अवेकनिंग ऑफ इंडिया लिखा। ठीक है, अब देखिए
चार्ल्स एंड्रयूज के बारे में आपने सुना होगा, किताबों में कहानियां भी पढ़ी होंगी कि ये गांधी जी के बहुत अच्छे मित्र थे। देखिए इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ था, लेकिन ये 1904 ईस्वी में भारत आ गए थे। कब आए थे? 1904 ईस्वी में भारत आ गए थे और ये गांधी जी के बहुत अच्छे मित्र थे। सेंट स्टीफन कॉलेज में इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया था, ठीक है ना। सेंट स्टीफन कॉलेज में इन्होंने अध्यापन कार्य किया और भारतीय राष्ट्रवाद को अपनी किताबों और पत्रकारिता के जरिए इन्होंने प्रोत्साहन दिया। तो ये हो गए चार्ल्स एंड्रयूज। अब बच्चे एल्डस हक्सले। एल्डस हक्सले ने जो है 20वीं सदी के पूर्वार्ध में ही इन्होंने भारत की यात्रा की थी। एल्डस हक्सले ने भारत की यात्रा की थी 20वीं सदी के पूर्वार्ध में, और अपनी यात्रा के दौरान इन्होंने तत्कालीन भारत की स्थिति क्या है उसको अपने यात्रा वृत्तांत में लिखा है, ठीक है। तो ये चारों जान गए आप कि इन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत के हालत पर टिप्पणियां लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा किससे प्राप्त किया था? तो यह अफगान शासक शाह सुजा से प्राप्त किया था। अब देखिए ये शाह सुजा जो था ये अहमद शाह अब्दाली का पुत्र था और काबुल का शासक था। काबुल की गद्दी पर इसका जब अधिकार हुआ तो इसके भाई ने दो मंत्रियों की, मतलब दो चेलों की सहायता से, आप कह सकते हैं दो उसके सरदार थे, बरकजई सरदार जिसे कहते हैं, फतेह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से इसके भाई ने इसको जो है गद्दी से उतार दिया। तो जब गद्दी से उतार दिया, इसके भाई का नाम था शाह महमूद। शाह सुजा के भाई का नाम था शाह महमूद। शाह महमूद ने शाह सुजा को गद्दी से उतार दिया और वह जो है सहायता के लिए भागता हुआ रणजीत सिंह के पास आया और उसी सहायता के क्रम में उसने जो है उनको सहायता के लिए एक हीरा भेंट किया, कोहिनूर हीरा, ठीक है ना। तो यही रणजीत सिंह को कोहिनूर हीरा किससे मिला? शाह सुजा से मिला, जो अफगान शासक था, काबुल का शासक था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? तो श्रीरंगपट्टनम में टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई। वहीं उसने जैकोबिन क्लब की स्थापना की, उसका सदस्य बना, ठीक है। और वहां उसने स्वतंत्रता का वृक्ष भी रोपा था। तो अगर पूछा जाए कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की, तो टीपू सुल्तान ने की। स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ रोपा था टीपू सुल्तान ने? तो श्रीरंगपट्टनम में रोपा था और श्रीरंगपट्टनम को ही उसने अपनी राजधानी बनाई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो टीपू सुल्तान के साथ की थी। अभी ऊपर मैंने बताया कि श्रीरंगपट्टनम जो है टीपू सुल्तान की राजधानी थी। अब देखिए जो तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ वो कब हुआ? 1790 से 92 में। तृतीय आंग्ल मैसूर जब हो गया तो उसी के दौरान जो है उसकी समाप्ति श्रीरंगपट्टनम की संधि से होती है और यह संधि होती है 1792 ईस्वी में। इस संधि के 1792 ईस्वी में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और इस संधि के द्वारा टीपू को जो है अपने राज्य का लगभग आधा भाग अंग्रेजों को देना पड़ जाता है और उनके साथियों को देना पड़ जाता है और साथ ही 3 करोड़ रुपए युद्ध के हर्जाना के रूप में देना पड़ता है। और यह भी शर्त रहती है कि जब तक टीपू सुल्तान अपने ये 3 करोड़ रुपए का हर्जाना भरता नहीं है तब तक उसके 2 बच्चों को अंग्रेजों की कस्टडी में रखा जाएगा, कैद करके रखा जाएगा या गिरवी रखा जाएगा, आप ऐसा समझ सकते हैं। तो यही जो श्रीरंगपट्टनम की संधि थी, इसी के दौरान टीपू सुल्तान के 2 बच्चे गिरवी रखे गए। इसके दौरान उसका आधा राज्य, 1/2 राज्य अंग्रेजों और उसके साथियों ने ले लिया और यह जो संधि हुई ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 के बीच तृतीय आंग्ल मैसूर हुआ। उसी के बाद यह संधि श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई। सबसे बड़ी बात, श्रीरंगपट्टनम की संधि में अंग्रेजों की तरफ से कार्नवालिस था। कौन था? कार्नवालिस था। और इसकी तरफ से टीपू सुल्तान की तरफ से टीपू खुद था, ठीक है ना। तो कार्नवालिस और टीपू सुल्तान के बीच में यह संधि हुई थी और इस संधि की समाप्ति के बाद जब यह संधि हो गई तभी कार्नवालिस ने कहा था कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है। क्या कहा था? यह स्टेटमेंट कई बार पूछा जाता है कि हमने अपने शत्रु को
प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है। यह स्टेटमेंट किसने दिया था? तो यह स्टेटमेंट दिया था कॉर्नवालिस ने। और कब दिया था? तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बाद, या उसमें ऑप्शन में रह सकता है कि श्रीरंगपट्टनम की संधि के बाद। तो यह याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से कई प्रश्न बनते हैं, सारे डायमेंशन को हमने आपके सामने क्लियर कर दिया है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन था? तो अल्मीडा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय था। और देखिए ये 1505 से लेकर के 1509 ईस्वी तक भारत में पुर्तगाल का वायसराय रहा। तो इसने पुर्तगाली शासन को बहुत सुदृढ़ किया भारत में। तो यह भारत में पुर्तगाल का पहला वायसराय था। ठीक है ना, इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो आपको बताना है कि किस अंग्रेज को जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। तो वह था विलियम हॉकिंस। हॉकिंस को जो है जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था। हॉकिंस जो है 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा था और वह तुर्की भाषा में मुगल सम्राट से बात करके उसे प्रसन्न कर दिया। ठीक है, इसने जहांगीर से तुर्की भाषा में बात किया, जिससे जहांगीर प्रसन्न हो गया और उसने उसे 400 का मनसब भी दे दिया। कितने का? 400 का मनसब दे दिया। आपको पता है कि मुगल काल में मनसबदारी प्रथा प्रचलित थी, तो उसी के क्रम में इसने जो है जहांगीर ने विलियम हॉकिंस से प्रसन्न होके उसे 400 का मनसब दे दिया है। कुछ किताबों में ऐसा भी कहा जाता है कि एक फोड़ा था जो जहांगीर को हुआ था, जो ठीक नहीं हो रहा था, उसको हॉकिंस ने ठीक कर दिया। इससे भी प्रसन्न हो गया था जहांगीर, इसलिए उसने जो है इसे इंग्लिश खां की उपाधि दी। किसकी उपाधि दी? इंग्लिश खां की उपाधि दी और इसे 400 का मनसब दिया। ठीक है, इसमें दो प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो कि जहांगीर कब विलियम हॉकिंस कब भारत आया? तो विलियम हॉकिंस 1608 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। ठीक है, और इसे 400 का मनसब जहांगीर ने दिया और इंग्लिश खां की उपाधि दी। खास बात यह है कि हॉकिंस जो है यह तुर्की भाषा बहुत धड़ल्ले से बोल सकता था। ठीक है ना, यह तुर्की भाषा भी बोल सकता था और इसीलिए जहांगीर उससे बहुत प्रसन्न हो गया। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? देखिए, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो वह स्थापित किया सूरत में। देखिए, अंग्रेजों ने सूरत में तो 1611 ईस्वी में ही वहां के गवर्नर से आदेश लेकर के एक फैक्ट्री स्थापित कर ली थी, लेकिन जहांगीर से उसे विलियम हॉकिंस को आदेश मिला 1612 ईस्वी में। इसलिए 1612 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा, अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो सूरत में स्थापित की। अगर पूछा जाएगा कि कब, मुगल शासक के परमिशन के बाद, तो 1612 ईस्वी में। आप हमेशा जो है 1612 ईस्वी ही मानिएगा। अगर ऑप्शन में 1611 रहेगा तब आप मारिएगा, 12 नहीं रहेगा तब मारिएगा। ठीक है ना, तो अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में। नेक्स्ट देख लेते हैं, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? देखिए, प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण आपको बताना है। तो देखिए, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, यह तात्कालिक कारण था। ध्यान रहे, प्रश्न में क्या पूछा है? तात्कालिक कारण। तो अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण जो है, यही प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालिक कारण था। देखिए, जो कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ वो कब हुआ? 1746 से 48। कब हुआ? 1746 से 48 के बीच में प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। अब देखिए, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध है इसे ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध माना जाता है बस। ठीक, तो ऑस्ट्रिया में जो उत्तराधिकार का युद्ध लड़ा जा रहा था उसी का विस्तार प्रथम कर्नाटक युद्ध माना जाता था। और ऑस्ट्रिया के युद्ध, उत्तराधिकार का जो युद्ध हुआ वह 1740 में आरंभ हो गया था। ठीक है ना, बाद में उसका प्रभाव भारत में अंग्रेजों और उस पे पड़ा, फ्रांसीसियों पर। तो इन्होंने क्या किया,
कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजों ने जो है कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लिया था और उसी को लेकर प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। बाद में जब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तो यहाँ कर्नाटक का युद्ध भी समाप्त हो गया और एक संधि हुई जिसे कहते हैं एला सैपिल की संधि। क्या है? एला सैपिल की संधि। ये परीक्षाओं में बहुत पूछा जाता है कि एला सैपिल की संधि का संबंध किससे है। तो एला सैपिल की जो संधि हुई थी यह प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान ही हुई थी। तो जो प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई तो उसमें एला सैपिल की संधि हुई और बाद में यह हुआ जो पहले जहां स्थापित था वो पूर्व जगह पे अपने पूर्व निर्धारित जगहों पे स्थापित हो जाए। यानी इस युद्ध में जो भी हिस्सा किसी ने जीता था उसको उसे छोड़ना था और पूर्व की जगह पे सबको पुनः लौट के चले जाना था। ठीक है ना? तो याद रखिएगा, प्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान ही एला सैपिल की संधि हुई। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध का विस्तार ही मात्र था प्रथम कर्नाटक युद्ध। ये भी प्रश्न पूछा जाता है तो इसे याद रखिएगा। ठीक, 1746 से 1748 के बीच प्रथम कर्नाटक युद्ध लड़ा गया था। ठीक है ना? नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? आपको बताना है कि किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था। तो वह था थॉमस बेस्ट। थॉमस बेस्ट ने जो है पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर पराजित किया था। ठीक है ना? तो किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया? तो थॉमस बेस्ट ने हराया। नेक्स्ट देख लेते हैं, देखिए नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो देखिए गुप्त काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी नगरों का क्रमिक पतन। काल में क्या हुआ? नगर क्रमिक पतन की ओर अग्रसर हो गए। जो संपूर्ण गंगा घाटी में जो शहर पहले अत्यंत समृद्ध अवस्था में था उनमें से अधिकांश जो है या तो गुप्त काल में उन्हें त्याग दिया गया या वहां अवसान हो गया। ठीक है ना? पाटलिपुत्र जैसा जो नगर था वो ह्वेनसांग के आगमन तक गांव बन गया था। क्या? पाटलिपुत्र जैसे नगर भी उस समय गांव की तरफ अग्रसर हो गए थे, गांव बन गए थे। मथुरा जैसा महत्वपूर्ण नगर, कुम्भलहार, सोनपुर, सोहगौरा और उत्तर प्रदेश के गंगा घाटी के अनेक महत्वपूर्ण जो केंद्र थे वो ह्रास ही व्यक्त करते हैं। सब में पतन हो गया था क्योंकि व्यापार और वाणिज्य का ह्रास हो रहा था। ठीक है? तो नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, किस शासक वर्ग वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया? आपको बताना है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया। अब इसमें देखिए ऑप्शन में था गुप्त वंश, पाल वंश, राष्ट्रकूट वंश और प्रतिहार वंश। तो देखिए गुप्त वंश, गुप्त शासकों ने मंदिरों और ब्राह्मणों को सबसे अधिक अनुदान दिया और गुप्त लेखों में जिन मतलब जो भूमि दान दिया जाता था गुप्त काल में उसमें भूमि दान के साथ साथ उस गांव की आय को भी उनको दे दिया जाता था। ब्राह्मणों को जिसको भी दिया जाता था ग्राम या भूमि दान दिया जाता था उसकी पूरी आय भी उनको सौंप दी जाती थी। ठीक है ना? तो इससे क्या होता था कि जो दान पाता था उसकी संपन्नता बढ़ जाती थी लेकिन राज्य की आय में कमी हो जाती थी। ठीक, लेकिन आप इतना ही प्रश्न के अनुसार याद रखिए, मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में किसने दिया? वह दिया गुप्त वंश ने। ठीक है? नेक्स्ट देखते हैं, गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो यह थी उपज का 6वां भाग, 1/6। ठीक है? जितनी उपज होती थी उसका 6वां हिस्सा भूमि की राजस्व के रूप में ले लिया जाता था। तो गुप्त युग में जो भूमि राजस्व की दर थी वो क्या था? वो उपज का 6वां हिस्सा था। और गुप्त काल में भूमि कर को क्या कहते थे? देखिए गुप्त काल में भूमि कर को कहते थे उद्रंग। ठीक, गुप्त काल में भूमि कर को उद्रंग कहते थे या भागकर भी कहते थे। ठीक है ना?
उद्रंग या भाग कर भूमि कर को कहा जाता था गुप्त काल में। तो गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर कितनी थी? उपज का 6ठा भाग थी। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं, चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो आपको पता है कि उसने नालंदा विश्वविद्यालय में 1.5 वर्ष रहकर अध्ययन किया था। ठीक है ना। चीनी यात्री ह्वेनसांग 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय गया और उस समय वहां के जो कुलपति थे वो आचार्य शीलभद्र थे। जब वह वहां गया था तो वहां के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे और उन्हीं के निर्देशन में वह 1.5 वर्ष तक नालंदा में रहा और वहां उसने योग शास्त्र का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? योग शास्त्र का उसने वहां पर अध्ययन किया और उसके बाद वह जो है वहां से अध्ययन करने के बाद निकला, एक बार दोबारा भी वापस गया था। तो 637 ईस्वी में वह नालंदा गया था और 1.5 वर्ष रहा था। तो चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। कभी कभी पूछा जाता है कि जब ह्वेनसांग नालंदा विश्वविद्यालय में गया था तो उस समय वहां के कुलपति कौन थे? तो वह थे शीलभद्र। ठीक है। यह भी प्रश्न आता है कि ह्वेनसांग ने किसका अध्ययन किया था नालंदा में? तो योग शास्त्र का अध्ययन किया था। यह भी ध्यान रखिएगा। ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर कौन था? ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था उस समय वाराणसी। अब देखिए इसमें ऑप्शन में दिया है पाटलिपुत्र, मथुरा, कांची और वाराणसी। तो देखिए वाराणसी जो है ह्वेनसांग की यात्रा के समय उस समय सूती वस्त्र का सबसे बड़ा केंद्र था। चूंकि ह्वेनसांग जो है हर्षवर्धन के समय में भारत आया था, उस समय वाराणसी एक औद्योगिक नगरी थी। ठीक है। और अर्थशास्त्र में ऐसा वर्णित किया गया है कि सूती वस्त्र की उत्कृष्टता के लिए वाराणसी बहुत प्रसिद्ध था। आपको पता है कि वर्तमान में भी वाराणसी रेशम वस्त्र उद्योग के लिए, रेशमी कपड़ों के लिए आज भी बहुत फेमस है। ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कवि बाण कहाँ का निवासी था? आपको बताना है कि कवि बाण या बाण भट्ट जो हर्षवर्धन का दरबारी कवि था वो कहाँ का निवासी था? तो वह पाटलिपुत्र का निवासी था। कवि बाण जो है वह पाटलिपुत्र का निवासी था। और बाण भट्ट ने क्या किया था? हर्षचरित, कादंबरी और चंडी शतक इसकी प्रमुख रचनाएं हैं। किसकी रचना की बाण भट्ट ने? हर्षचरित, कादंबरी और चंडी शतक, ये रचनाएं बाण भट्ट ने किया है। ठीक है ना। तो हर्षवर्धन के काल की महत्वपूर्ण जो घटनाएं हैं उसका जिक्र भी कवि बाण अपनी रचनाओं में करता है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का जो महल था वह किसका बना था? तो देखिए पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल स्थित था वह किस चीज का बना था? लकड़ी का बना था। ठीक है ना। पाटलिपुत्र में जो निर्मित चंद्रगुप्त का महल था वह लकड़ी का बना हुआ था। देखिए पटना के समीप, बिहार में पटना के समीप जो है ये एक जगह है कुम्हरार। क्या है? कुम्हरार, या इसे बुलंदी बाग कहते हैं। बुलंदी बाग एवं कुम्हरार दोनों में एक खुदाई में जो है पाटलिपुत्र के स्थित चंद्रगुप्त के महल की कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं। एक लकड़ी का विशाल भवन के अवशेष प्राप्त हुए हैं पटना के कुम्हरार और बुलंदी बाग से। ठीक है। तो ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि यह जो है चंद्रगुप्त का महल था और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय किसको है? स्पूनर महोदय को। किसको है? स्पूनर महोदय ने इस बात को सामने रखा, प्रकाश में लाए और पटना के कुम्हरार और बुलंदी बाग से जो लकड़ी के बड़े बड़े अवशेष मिले हैं उससे यह अंदाजा लगाया गया कि चंद्रगुप्त का जो महल था वह लकड़ी का बना था। ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है कि चंद्रगुप्त के महल के जो अवशेष हैं वो कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो पटना के बुलंदी बाग और कुम्हरार से प्राप्त हुए हैं। यह याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? आपको बताना है कि किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। तो वह किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब देखिए इसमें ऑप्शन में दिया है अशोक, चंद्रगुप्त, बिंदुसार और कुणाल। अब देखिए बिंदुसार की जो विजय है, विजयों के लिए तो वह जाना नहीं जाता है, इसलिए वह संदिग्ध भी है। तो बिंदुसार के बारे में नहीं कुछ है।
दूसरा आ जाता है अशोक। अशोक आपको पता है कि अशोक ने केवल कलिंग की विजय की थी, ठीक है ना। अशोक ने केवल कलिंग की विजय की थी, इसलिए दक्षिण भारत की जो विजय का श्रेय है वो हमें चंद्रगुप्त मौर्य को ही देना पड़ेगा। और आपको पता होगा कि जब एक बार पाटलिपुत्र में अकाल पड़ा था तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है दक्षिण में श्रवण बेलगोला चले गए थे, तो इसका मतलब था कि दक्षिण में उनका शासन था, उनके अंतर्गत वहां शासन होता था, ठीक है ना। तो आप जानिए कि किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण की विजय प्राप्त की थी। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 20 प्रश्न। ये प्रश्न आपको कैसे लगे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर आपको इन तथ्यों की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप इन तथ्यों की पीडीएफ IGT डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट हो सबसे पहले आपको मिले। और हाँ, अगर आप बिहार PCS की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल पे लगातार बने रहिए, क्योंकि हम बहुत जल्द बिहार PCS के लिए करंट अफेयर्स के कुछ चुनिंदा प्रश्न लेकर आने वाले हैं जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और परीक्षा में पूछे जाने वाले जो करंट अफेयर्स के प्रश्न है वो उससे बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।